हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। उस दिन विजया के मन में यह आशा हर समय तृष्णा की तरह जागती रही कि वह अपरिचित व्यक्ति अपने मित्र को लेकर अनुरोध करने अवश्य आएंगे। उन दोनों में जो भी बातें हुई थीं उसके हृदय पर अंकित हो गई थीं। उनका एक एक शब्द तक वह भूली नहीं थी। उन सबको उसने मन ही मन मनन करके देखा था कि वास्तव में उसमें ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा जिससे यह विश्वास हो सके कि मुझसे आशा करने की उनके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि उसे अपनी ओर से कहे गए ये शब्द अच्छी तरह याद आ रहे थे कि नरेंद्र मेरे पिता के मित्र के लड़के हैं, और यह भी पूछा था कि मियाद मिल जाने पर कर्ज चुकाने की सामर्थ्य उनमें है या नहीं। तब फिर जिसका सर्वस्व छीना जा रहा है, क्या उसे प्रयत्न नहीं करना चाहिए? जहाँ कोई भरोसा ही नहीं रहता वहाँ भी तो आदमी और मित्र एक बार प्रयत्न करके देखने को कहते हैं। तब क्या उनका यह मित्र एकदम जग से न्यारा है? नदी के किनारे उससे फिर भेंट होगी कि नहीं? वह सुबह से शाम तक रोज़ाना यही आशा करती, एक बार वह ज़रूर आएंगे। लेकिन दिन बीत चले, ना वह आए और न उनके अद्भुत डॉक्टर आए। वृद्ध रास बिहारी ने भेंट होने पर इस बात का आभास तक नहीं होने दिया कि इस बीच बेटे से उनकी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन इशारे से वह यही भाव प्रकट करने लगे कि संकल्प एक प्रकार से निश्चित हो गया, इसलिए अब उसके संबंध में और कुछ सोचा नहीं जा सकता। संकोच के कारण विद्या भी कुछ कह ना सकी। अघन बीत गया। पूस के ठीक पहले दिन पिता पुत्र ने एक साथ दर्शन दिए। रास बिहारी ने कहा, बेटी अब तो अधिक दिन नहीं है, इन थोड़े से दिनों में सारी तैयारियां करनी होंगी। विजया ने आश्चर्य से कहा, उनके स्वयं अपनी इच्छा से चले गए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। रास बिहारी मुंह बनाकर थोड़ा सा हंसे। पिता ने कहा, किसकी बात कहती हो बेटी? जगदीश के लड़के की। उसने तो कल मकान छोड़ दिया है। इस समाचार से वास्तव में विजया के हृदय को गहरी चोट पहुंची। वह उसी पल विलास की ओर से मुड़कर इस तरह खड़ी हो गई जिससे वह उसका मुंह न देख सके। किसी प्रकार उस चोट को संभाल कर धीरे से रास बिहारी से पूछा, उनके सामान का क्या हुआ? क्या अपने साथ ले गए? पीछे खड़े विलास ने व्यंग भरे स्वर में कहा, सामान में तीनों टांगों की बस एक खटिया थी, उसी पर शायद वह सोता था। मैंने उसे खींचकर बाहर पेड़ के नीचे डाल दिया। उसका मन हो तो ले जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। विजया चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर मचलती पीड़ा देखकर रास बिहारी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, विलास, यह तुमने ठीक नहीं किया। मनुष्य कितना भी बड़ा अपराधी हो, भगवान उसे कितना भी दंड दे, हमें उसके दुख में दुखी होना चाहिए, सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि उसके लिए तुम्हें मन ही मन दुख नहीं है, लेकिन उसे प्रकट भी तो करना तुम्हारा कर्तव्य है। जगदीश के लड़के से तुम्हारी भेंट हुई थी क्या? उससे एक बार मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं कहा? देखता अगर कुछ। पिता की बात पूरी ना हो पाई थी कि पुत्र उनके संकेत की जरा सी भी परवाह किए बिना घृणा भरे स्वर में बोल उठा, जैसे उससे मिलकर निमंत्रण देने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई काम नहीं था। बापू, तुम क्या कहते हो? इसका कोई ठिकाना ही नहीं। फिर वह तो मेरे पहुंचने से पहले ही अपने ट्रंक, संदूक, यंत्र आदि लेकर जा चुका था। विलायत का डॉक्टर निकम्मा लंपट कहेगा, कहकर वह और भी ना जाने क्या क्या कहने जा रहा था कि रास बिहारी ने विजया के मुंह की ओर आड़ से देखकर गुस्से में कहा, नहीं विलास, तुम्हारी इस तरह की बातें मैं क्षमा नहीं कर सकता। अपने व्यवहार के लिए तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन विलास ने जरा सा भी शर्मिंदा हुए बिना उत्तर दिया, किस लिए बताइए? मुझे दूसरे के दुख से दुखी होने, दूसरे का कष्ट मिटाने की काफ़ी शिक्षा मिली है, लेकिन जो दम भी घर पर आकर अपमान कर जाए उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। मैं पाखंडी नहीं हूँ। विलास की इस बात पर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। रास बिहारी ने पूछा, आखिर घर पर आकर तुम्हारा कौन अपमान कर गया? तुम किसकी बात कर रहे हो? विलास ने बनावटी गंभीरता से कहा, जगदीश बाबू के सबूत नरेंद्र की बात ही कर रहा हूँ बापू। वह एक दिन इसी कमरे में आकर मेरा अपमान कर गया है। उस समय मैं उसे पहचानता नहीं था। फिर विजया की ओर इशारा करके बोला, उसने तो तुम्हारा भी अपमान करने में कसर नहीं छोड़ी थी, मालूम है? विजया ने चकित होकर मुंह फिराकर देखा। विलास बोला, पूर्ण बाबू का भांजा बनकर जो तुम्हारा अपमान कर गया था, जानती हो वह कौन था? उस समय तो उसे बड़ा सहारा दिया था, वही नरेंद्र है। अगर उस समय अपनी असली परिचय
देने का साहस करता तो मैं जानता कि यह मर्द है, बेशरम पाखंडी कहीं का। दोनों ने आश्चर्य से देखा। विजया का मुंह पल भर में दुख से सूख कर मलिन हो गया है। बड़े दिनों की छुट्टी में अब देर नहीं है। जगदीश के मकान का बड़ा हॉल मंदिर के लिए और दूसरे सारे कमरे कलकत्ता के मान्य मेहमानों के लिए सजाए जा रहे हैं। स्वयं विलास बिहारी उनकी देखभाल कर रहे हैं। साधारण मेहमानों की संख्या भी कम नहीं है। विलास के मित्रों की रास बिहारी और विजया के मकान में ठहरने की व्यवस्था की गई है। जो महिलाएं आएंगी वे भी वहीं ठहरेंगी। उस दिन सवेरे विजया ने नहाने के बाद नीचे की बैठक के कमरे में घुसते ही देखा। परेश एक हाथ से ओली में से मुड़ी मुरमुरा निकाल निकाल कर चबा रहा है और दूसरे हाथ में रस्सी से बंधी एक बछिया गले को सहलाता हुआ अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहा है। बछिया भी आराम से आंखें मूंदे गर्दन ऊंची किए सेवा ग्रहण कर रही है। यह कहना कठिन है कि इन दोनों विजातीय जीवों को सहृदय के साथ विजया के अंतर की सघन पीड़ा का क्या संबंध था, लेकिन देखते ही देखते अनजाने ही उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। इस मकान में यही लड़का उसका सबसे अधिक आज्ञाकारी था। उसने आंखें पोंछ कर उसे पास बुलाया और बड़े स्नेह से कहा, हाँ रे परेश, तेरी माँ ने क्या तुझे यही धोती दी है? छी, यह भी कोई किनारी है रे। परेश ने गर्दन तिरछा करके कनखियों से अपनी धोती की किनारे के साथ विजया की साड़ी की बढ़िया चौड़ी किनारी का मन ही मन मिलान कर लिया और अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। उसका भाव समझकर विजया ने अपनी किनारी दिखाकर कहा, ऐसी ना हुई तो क्या तुझे अच्छी लगेगी? क्या कहता है रे? परेश ने हाँ में हाँ मिलाई। अम्मा को तो कुछ भी खरीदना नहीं आता, विजया ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी ही एक धोती खरीद कर दे सकती हूँ अगर तू। लेकिन अगर से परेश का मतलब नहीं था। उसने लजीली सी हंसी से मुंह को कान तक फैलाकर पूछा, कब ले दोगी? ले दूंगी अगर तू मेरी एक बात सुने। कौन सी बात? विजया ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन तेरी माँ या कोई और सुन लेगा तो तुझे पहनने नहीं देगा। इस संबंध में परेश किसी भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने गर्दन हिलाकर कहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।